हेलो फ्रेंड्स, स्किल साधना में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो मैनेजमेंट और बिजनेस में बहुत यूज़ होते हैं, लेकिन कई बार हमें इनका मतलब नहीं पता होता। चाहे आप जॉब कर रहे हो या अपना बिजनेस चला रहे हो, ये टर्म्स आपको अपनी कंपनी को या आसपास कंपटीशन की कंपनीज़ को बेटर समझने में हेल्प करेंगे, आपके बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे और आपके करियर में भी बहुत यूज़फुल रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ टर्म। किस कंपनी का कितना रेवेन्यू है, किस कंपनी का कितना बिजनेस है, अलग अलग तरीके से ये टर्म यूज़ होता है, कभी टर्नओवर, कभी कुछ। तो आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं सिंप्लीफाई करके। रेवेन्यू बेसिकली वो इनकम है जो आपकी कंपनी ने जनरेट करी, यानी आप ऐसे सोचिए कि जो भी पैसा आपकी कंपनी के अकाउंट में आया इनकम की तरह, वो रेवेन्यू है। अब उस पैसे को लार्जली आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पैसा जो आपके बिजनेस से आया, एक पैसा जो बिजनेस के बाहर कहीं से आया। बिजनेस के बाहर कहीं से जैसे आपकी कंपनी की कोई प्रॉपर्टी है जहाँ पे रेंट आता है, आपकी कंपनी की कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं जिस पे रिटर्न आया है, या आपका बैंक बैलेंस है जिस पे एफडी का इंटरेस्ट आया है या बैंक का इंटरेस्ट आया है, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई। और जो आपकी कंपनी की इनकम है, जो चाहे आपने कोई सेल्स करी है, आपने कोई पार्टनरशिप करी है, B2B में सर्विसेज करी हैं, जो भी किया है, उसकी वजह से आपका जो इनकम आया है वो आपका ऑपरेटिंग इनकम है। तो रेवेन्यू एक कंपनी के ओवरऑल कितनी बड़ी कंपनी है ये आप उससे जान सकते हैं। किसी कंपनी का अगर कोई कंपनी अगर कपड़े बेचती है और उसकी सेल 1000 करोड़ है, वर्सेस कोई कंपनी अगर जूते बेचती है, उसकी सेल 100 करोड़ है, तो रेवेन्यू के टर्म्स में आपको पता है ये बहुत बड़ी कंपनी है। ये 100 करोड़ वर्सेस 1000 करोड़, ये 10 गुना ज़्यादा बड़ी कंपनी है दूसरी कंपनी से। तो कंपनी के ओवरऑल साइज़ को कंपेयर करने के लिए रेवेन्यू यूज़फुल होता है। इसमें कभी कभी आजकल कुछ मिसलेनियस चैलेंजेस भी आते हैं समझने में। जैसे मान लीजिए कोई स्विगी है, स्विगी के ऊपर लोगों ने 1000 करोड़ का ऑर्डर दिया मान लीजिए एक महीने में। तो क्या स्विगी का रेवेन्यू 1000 करोड़ है? नहीं, स्विगी का रेवेन्यू नहीं 1000 करोड़ है। स्विगी ने सेल नहीं करी है, सेल रेस्टोरेंट ने करी है। स्विगी जो मार्केट प्लेसेस होते हैं स्विगी जैसे, जो सेल नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ और लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उनका रेवेन्यू वो नहीं है जो उनके टोटल सेल की ऑर्डर वैल्यू है। वो उनका ग्रॉस मर्चेंडाइज वॉल्यूम या जिसे GMV कहते हैं वो है। उस सेल में से स्विगी ने शायद 50 रुपये कमाया है, तो वो 50 रुपये स्विगी का रेवेन्यू है। सेकंड आते हैं ग्रॉस मार्जिन पर। अभी हमने बात करी थी कि कंपनी को साइज़ को कंपेयर करने के लिए रेवेन्यू यूज़ कर सकते हैं कि ये 1000 करोड़ की कंपनी है, 100 करोड़ की। लेकिन कभी कभार बड़ी कंपनी बड़ी प्रॉफिटेबल नहीं होती। कभी कभार आपको ऐसा दिखेगा कि ये कोई मान लीजिए 1000 करोड़ की कंपनी है, इसका ग्रॉस मार्जिन 20% है, यानी 100 करोड़ की सेल करने के 1000 करोड़ की सेल करने के बाद इनका 20% के हिसाब से 200 करोड़ ग्रॉस मार्जिन बचता है। इसमें से बाकी के एक्सपेंसेस डिडक्ट करेंगे तो कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी। बट कोई कंपनी ऐसी हो सकती है जिसका ग्रॉस मार्जिन 70% हो, चाहे उसका बिजनेस 200 करोड़ ही है, बट उसका प्रॉफिट 140 करोड़ हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, यानी 1000 करोड़ की कंपनी के आसपास हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का साइज़ कितना बड़ा है, ये एक चीज़ है। सेकंड चीज़ है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बड़ी है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं कि मान लीजिए आप चाय बेचते हैं वर्सेस आप सोचिए कि आप मेकअप का सामान बेचते हैं, ठीक है, आपका खुद का ब्रांड है। तो आप चाय बनाते हैं 10 रुपये में और बेचते हैं 20 रुपये में, तो यानी आपकी ग्रॉस प्रॉफिट 50% है। और आप मेकअप का सामान बनाते हैं 10 रुपये में और बेचते हैं 100 रुपये में, तो यानी आपका ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी 90% है। यानी अगर आपकी 100 रुपये की सेल होती है, उसमें से 90% तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सिर्फ 10 रुपये का है। तो इसीलिए जो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पर आप बड़ा हाई प्राइस करके बेच सकते हो, बनाने में कम खर्चा आ रहा है, बेचने में काफ़ी हाई प्राइस पे बिक जाते हैं, वो बहुत हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस होते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे ही बिजनेस करना चाहते हैं, इसीलिए इन बिजनेस में कंपटीशन फिर बढ़ जाता है। थर्ड है लाइफ टाइम वैल्यू। लाइफ टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका एक कस्टमर है जो आपसे एक सामान खरीदता है, वो एक कंपनी से अपनी पूरी ड्यूरेशन में कितना सामान खरीदेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे छोटे से दो एग्जाम्पल कंपेयर करते हैं। मान लीजिए एक हम एयरटेल या वोडाफोन कोई टेलीकॉम कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं, और एक तरफ कोचिंग इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कराता है। आपने 10,000 रुपये दिए और 10,000 रुपये दे करके आपने एडमिशन ले लिया। अब आप उस इंस्टीट्यूट से शायद 90-95% बच्चे एक ही बार तैयारी करेंगे, कोई एक बार इंस्टीट्यूट जाके दोबारा तैयारी नहीं करेगा।
तो आपने एक बार तैयारी करी, आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो अच्छी बात, नहीं क्लियर हुआ तो फिर आपने बोला कि ये इंस्टीट्यूट की कोचिंग बेकार है, मैं कहीं और कोचिंग करूँगा, और या फिर मैं खुद से पढ़ाई करूँगा या मैं ऑनलाइन पढ़ाई करूँगा, तो आपने उसको छोड़ दिया। तो उस बिज़नेस पर एक कस्टमर ऑन एन एवरेज एक ही बार ट्रांजैक्शन करता है, तो यानी 10,000 रुपये ही लाइफ टाइम वैल्यू है। यानी एक नए कस्टमर से बिज़नेस उस कस्टमर के पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 10,000 ही रुपये कमाता है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं टेलीकॉम कंपनी का, जहाँ पर आपका बिल आता है मान लीजिए महीने का 400 रुपये। अब वो 400 रुपये आप एक बार पे करते हैं महीने में, लेकिन मान लीजिए एवरेज कस्टमर कम से कम 4 साल के लिए कनेक्शन यूज़ करता है। 4 साल में आप कम से कम 50 बार तो बिल दे ही रहे हैं, यानी आप कम से कम 20,000 रुपये ऑन एन एवरेज उस कंपनी को दे रहे हैं। तो हालांकि देखने में कम लग रहा है 400 रुपये के हिसाब से, बट लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर का बहुत ज़्यादा हो गया। और यही अगर उसका बिल बढ़ता है या कुछ है तो और ज़्यादा हो जाएगा, या कनेक्शन और लंबा चलता है तो और ज़्यादा हो जाएगा। ये क्यों मैट्रिक ज़रूरी है कि जिन कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू ज़्यादा होती है वो बिज़नेस मार्केटिंग में ज़्यादा पैसा खर्च कर पाते हैं। अगर कोई बिस्किट या नमकीन या आटा ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कस्टमर अगर एक बार लेते हैं तो लाइफ में 20-20 साल तक वही खाते रहते हैं, ऐसे बिज़नेस मार्केटिंग में ज़्यादा पैसा खर्च कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार आप कस्टमर को लाए तो वो कई साल तक कस्टमर आपको थोड़े थोड़े करके हज़ारों रुपये देगा कमा के। चौथा है कॉस्ट पर एक्विजिशन। ये लाइफ टाइम वैल्यू का एग्जैक्टली दूसरे डायरेक्शन का फिगर है कि एक बिज़नेस जिसका लाइफ टाइम वैल्यू 2 लाख रुपए है, उसको आप ऐसे सोचिए कि वो मार्केटिंग में ज़्यादा पैसे खर्च कर सकता है, और उसको एक्चुअली में एक कस्टमर को लाने में कितना पैसा लग रहा है वो कॉस्ट पर एक्विजिशन है। यानी एक कस्टमर को अपने बिज़नेस में लाने में, यानी एक नए कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने में आपको कितना पैसा लगता है। ये पैसा जाता कहाँ है? ये पैसा मार्केटिंग में जाता है, सेल्स में जाता है। अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि मैं किसी अपनी सेल मेरी आज की महीने की मैं 100 आइटम सेल करता हूँ, मुझे 100 और कस्टमर लाने हैं, और 100 और कस्टमर को लाने के लिए मैं फेसबुक पे ऐड चलाऊँगा, और हर कस्टमर को लाने के लिए मुझे टोटल मान लीजिए इन 100 कस्टमर को लाने के लिए मुझे 70,000 रुपये खर्च करने पड़े, तो मेरा एक कस्टमर का एक्विजिशन कॉस्ट 700 रुपये है। अब सवाल आएगा इस पर कि मेरा लाइफ टाइम वैल्यू कितना है, मैं इस 700 रुपये में कस्टमर को ला के उससे कितने पैसे कमा रहा हूँ। अगर मैं उससे 700 रुपये में ला के सिर्फ 800-900 रुपये कमा रहा हूँ तो शायद मेरा बिज़नेस कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं उसको 700 रुपये में ला करके उससे 1 लाख रुपये कमा रहा हूँ तो मेरा बिज़नेस बहुत प्रॉफिटेबल हो जाएगा, और इसीलिए ऐसे बिजनेसेस को ज़्यादा फंडिंग भी मिलती है। पांचवा कॉन्सेप्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्हीं सब मेट्रिक्स के बाद जब आप बिज़नेस में 100 रुपये लगाते हैं और फिर उसके बाद आपको बिज़नेस से कुछ रिटर्न मिलता है, उसको हम ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर आपने एक बिज़नेस में 10 लाख रुपये इन्वेस्ट किए और 1 साल के बाद आपको उस बिज़नेस से आपने मान लीजिए 2 लाख रुपये कमाए, तो आपको 20% ROI मिला, यानी 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सबसे सिंपल मेट्रिक है और सबसे कॉमनली यूज़ होता है। इनफैक्ट जब हम कई जगह इन्वेस्ट भी करते हैं, कहीं किसी को स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या गोल्ड में इन्वेस्ट करना है या किसी को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, तो लोग यही डिस्कस करते हैं कि उससे कितना रिटर्न मिलेगा, यानी कितना इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिलेगा, कितने पैसे लगा के मैं कितने कमाऊँगा, और वो आपका ROI होता है, जो बाकी हर इन्वेस्टमेंट में अलग अलग होता है। टिपिकली एक रूल है कि जिस बिज़नेस में रिस्क ज़्यादा होगा उसी में रिटर्न ज़्यादा होगा, जिस बिज़नेस में रिस्क कम होगा उसमें रिटर्न भी कम होगा। यानी बहुत सेफ़ बिज़नेस है, कोई बहुत बड़ी कंपनी की आपको डिस्ट्रीब्यूशन लेनी है या कुछ लेनी है, उसमें ROI कम होगा, और कोई बहुत रिस्की बिज़नेस है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, खतरा ज़्यादा है, तो ROI ज़्यादा होगा। छठा कॉन्सेप्ट है वर्किंग कैपिटल। तो देखिए, कोई बिज़नेस नया स्टार्ट करना है, आपको रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, एक तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर कि आपने एक बार रेस्टोरेंट के लिए जगह खरीदी, उसको पूरा बनाया, सेटअप किया, फिक्सचर लगवाए, पूरा डेकोरेट करवाया। उसके बाद है कुछ खर्चा आपको बिज़नेस में फंसा के रखना है, लोगों की सैलरी है, रॉ मटेरियल का खर्चा है, बिजली का बिल है, और बहुत मिसलेनियस चार्जेस हैं। वो पैसा जो आपका बिज़नेस में फंसा रहता है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जब बिज़नेस बड़े होते हैं, जब बिज़नेस ग्रो करते हैं, तो आपका वर्किंग कैपिटल कितनी स्पीड से बढ़ेगा ये आपके बिज़नेस के सर्वाइवल को बताता है। अगर मान लीजिए कि आपका बिज़नेस है 1 करोड़ रुपये महीने का और उसमें वर्किंग कैपिटल लगा है 50 लाख रुपये, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपका बिज़नेस 1 करोड़ से 5 करोड़ पे जाएगा तो आपका वर्किंग कैपिटल भी उसके हिसाब से कैसे मूव करेगा। कहीं आप अपने बिज़नेस को 5 करोड़ की सेल ले जाने में लग गए और आपके पास वर्किंग कैपिटल ही नहीं रहा, तो आपका बिज़नेस बहुत सर्वाइवल प्रेशर में आ जाएगा, आपके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। और उल्टा अगर आपने बिज़नेस में बहुत सारा वर्किंग कैपिटल फंसा दिया और आपका बिज़नेस नहीं बढ़ा, तो आपकी ROI, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी सब अफेक्ट हो जाएगी। इसीलिए जैसे कपड़ों के बिज़नेस में या इलेक्ट्रॉनिक्स के बिज़नेस में सारी कंपनीज यही कोशिश करती हैं कि इन्वेंट्री कम रखो। क्यों? इन्वेंट्री में उनका पैसा फंसा होता है और वो उनका वर्किंग कैपिटल बढ़ाता है।
सातवां कॉन्सेप्ट है फाइनेंसिंग या फंड रेजिंग। तो ये एक बेसिक से टर्म है कि कोई भी कंपनी दो तरीके से फंड रेज कर सकती है। इसके ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। एक होता है डेट यानी कंपनी लोन ले रही है, एक होता है इक्विटी यानी कंपनी अपनी शेयर होल्डिंग को सेल करके फंड रेज कर रही है। फिर 8th कॉन्सेप्ट है सेल्स एंड मार्केटिंग चैनल्स। ये आप जब भी स्पेशली जो लोग मार्केटिंग साइड पे काम करते हैं या सेल्स साइड पे काम करते हैं वो बहुत सुनेंगे। हर बिज़नेस का कस्टमर को लाने का प्रोसेस अलग होता है। कोई टेली कॉलिंग करके सेल करता है, कोई ऑनलाइन एड्स चलाता है, कोई प्रिंट में न्यूज़पेपर में ऐड देता है, कोई फ़ोन करवाता है, कोई बिना फ़ोन कराए सेल करता है। तो हर कंपनी के सेल्स एंड मार्केटिंग चैनल होते हैं और ज़्यादातर कंपनीज़ के सेल्स और मार्केटिंग चैनल सेम नहीं होते। कोई रिटेल से सामान बेच रहा है, कोई होलसेल से बेच रहा है, और सबके जनरली एक कंपनी के 5 या 6 मार्केटिंग चैनल होंगे या सेल्स चैनल होंगे और उनमें से कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन आएगा। तो हर कंपनी का फोकस ये रहता है कि जो मेरे टॉप चैनल हैं जिनसे मेरी 80% सेल्स आ रही है उनको मैं कैसे ग्रो करूं और उसको कैसे प्रॉफिटेबल बनाऊं। 9th और ये थोड़ा सीनियर मैनेजमेंट में लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बड़ी कंपनीज़ में काम करते हैं अब या बड़ी कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये कॉन्सेप्ट ये है कि आप स्पेशली अभी तक जो हमने बातें करी वो थोड़ी बेसिक्स हैं और फिनेंस से और मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, बट ये HR से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। जब आपकी 50 लोगों की या 40 लोगों की टीम है तो आपको ये पता है कि आप सिर्फ फंडिंग से और मार्केटिंग से तो एक पार्ट सॉल्व कर लोगे, बट ये आप कैसे इंश्योर करोगे कि सारे के सारे लोग अपने परफॉर्मेंस अच्छे से कर रहे हैं, उनको अपने गोल्स क्लियर हैं, वो मोटिवेटेड हैं, उनको इंसेंटिव्स अच्छे से अलाइन किए हुए हैं। ये सब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में होता है और इसी के लिए कंपनीज ट्रेनिंग के ऊपर, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के ऊपर, गोल सेटिंग के ऊपर पैसा और टाइम खर्च करती हैं ताकि हर एक एम्प्लॉय को क्लियर हो कि उसको क्या कंट्रीब्यूट करना है, कैसे कंट्रीब्यूट करना है और वो कंपनी के गोल्स को अपनी परफॉर्मेंस से हेल्प कर पाए। जितना बड़ी और जितनी कॉम्प्लेक्स कंपनी में आप जाएंगे उतना ही ये टर्म परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और इम्पॉर्टेंट होता जाएगा, बिकॉज एक बड़ी कंपनी में, एक कॉम्प्लेक्स कंपनी में इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन उतना नहीं मैटर करता जितना ये मैटर करता है कि सारे लोग एज अ टीम, आपकी पूरी टीम कितनी प्रोडक्टिव है। अगर आप बहुत अच्छे मैनेजर हैं और आप बहुत अच्छे लीडर हैं बट आपकी पूरी टीम बहुत एवरेज है और परफॉर्म नहीं कर रही है तो आप बहुत स्पीड से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लास्ट, और ये एक्चुअली बिल्कुल ही सबसे टॉप मोस्ट सीनियर लेवल पर है, ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन, कि आप कंपनी कैसे डिज़ाइन करते हैं। हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। आपने अगर बहुत बड़ी कंपनीज़ में काम करेंगे तो मैट्रिक्स लेवल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ये एक बड़ा टेक्निकल HR टर्म है, नॉट श्योर कि इसको सब लोग अप्रिशिएट कर पाएंगे, बट इसको जानना ज़रूरी है कि कई बार आपने देखा होगा कंपनीज डिपार्टमेंट चेंज करती हैं, रीस्ट्रक्चर करती रहती हैं। कभी ये टीम यहाँ बन गई, कभी काम ऐसे बांट दिए, कभी काम वैसे बांट दिए। वो कंपनी स्ट्रगल कर रही हैं सही ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन से, सही ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन नहीं कर पा रही, काम को सही तरीके से नहीं बांट पा रही। तो जब भी आप ऐसे फिनोमिना को देखेंगे तो समझिएगा कि कंपनी अपने आप को रीडिज़ाइन करने की कोशिश कर रही है कि कौन सी टीम किसको रिपोर्ट करे, कौन सा बिज़नेस कहाँ जाए एंड सो ऑन। टिपिकली ऐसा होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म जो फोकस है कंपनी का वो सबसे टॉप पर होना चाहिए और शॉर्ट टर्म फोकस वाली टीम्स हैं वो थोड़ी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। लास्ट एक टर्म है जो हमने ऐड करी है एज अ बोनस की फ्री कैश फ्लो। बेसिकली फ्री कैश फ्लो को ऐसे समझ सकते हैं कि आपने जो भी पैसा कमाया, आपके बैंक में आया और आपके बैंक से गया, उसके बाद आपके पास नेट महीने का कितना एक्स्ट्रा इनफ्लो हुआ है। यानी अगर आप इसको ऐसे देखें कि ये एक्स्ट्रा कैश है जो आपके पास आया है, एक्स्ट्रा कैश जो आपके बैंक में आया, इसको मेजर करना बड़ा सिंपल है और इसको मेजर करना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका फ्री कैश फ्लो है उतना ही हेल्दी आपका बिज़नेस ग्रोथ होगा। मतलब उतना ही आपको कम फंडिंग की ज़रूरत है। ऐसे सोचिए कि आपको बाहर से पैसे लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका बिज़नेस खुद पैसे जनरेट कर रहा है और वो पैसे आप बिज़नेस की ग्रोथ में, अपने एम्प्लॉय के वेलफेयर में, अपनी R&D में कहीं भी लगा सकते हैं। तो फ्री कैश फ्लो को आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई 2 कंपनीज़ का एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी है जो साल के बिगनिंग में सेल करती है, उसका रेवेन्यू आज मान लीजिए पहले महीने में 10 करोड़ है, बट उसका पैसे कलेक्ट होते होते 6 महीने लग जाएंगे। वर्सेस कोई कंपनी जो आज एडवांस में बुकिंग लेती है तो उसका फ्री कैश फ्लो बहुत अच्छा होगा। और ऐसे फ्री कैश फ्लो अच्छे होने की वजह से वो कंपनी अपनी ग्रोथ में और अपनी R&D में बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएगी विदाउट रेजिंग एक्सटर्नल फंडिंग। तो इसीलिए एक हेल्दी मेट्रिक है। आज की वीडियो में इतना ही। ये थोड़ा मैनेजमेंट की थ्योरी में हैवी था। आपको कुछ नहीं समझ में आया, आपको कुछ फर्दर क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हम वहाँ आपका जवाब देंगे। थैंक यू।